डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम अपनी गणित की क्लासेस चालू करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है और आने वाली परीक्षाओं में आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो देखते हैं, हम देर ना करते हुए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम संख्या पद्धति से, नंबर सिस्टम से। ठीक है, ये इसका ज्ञान आप लोगों को सभी को है, लेकिन फिर भी हम ABCD से इसको स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से। ठीक, तो देखते हैं संख्या पद्धति में सबसे पहले क्या आती है, प्राकृत संख्याएं। क्या आती हैं? प्राकृत संख्याएं। क्या होती हैं प्राकृत संख्या? संख्याओं की जानकारी हमें होना बहुत ही जरूरी है, तो हम आसानी से सवालों को समझ सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें गिना जाता है, गिनने वाली संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 7, सभी को मालूम है, सभी परिचित हैं। ये जो 1 से चालू होती है, ये अनंत तक जाती हैं। ये सभी संख्याएं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। इसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, इसमें यदि जीरो और शामिल कर दिया जाए, मतलब सभी प्राकृत संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। इसमें एक संख्या और शामिल हो जाती है, जीरो। 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो ये सभी पूर्ण संख्याएं, इसका मतलब ये सभी पूर्ण है। इसका मतलब ये जो प्राकृत संख्या हमने लिखी, इन्हें भी हम क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्या में एक और संख्या शामिल हो गई, जीरो। जीरो जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन जीरो जो है वो कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। और सभी प्राकृत संख्या तो आई गई इसी में। ठीक है, इसके बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं। ये सभी रहेंगी पूर्ण संख्या में, जो हमने लिखा है 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। इसके अलावा ये देख रहे हैं हम, ये धनात्मक संख्या है। कैसी संख्या है ये? धनात्मक संख्या है। यदि ये संख्या ऋणात्मक भी हो जाए, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और डैश डैश डैश, धनात्मक के साथ साथ ऋणात्मक भी हो और शून्य भी आ जाए, तो ये सारी संख्याएं, इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद आती हैं सम संख्याएं, विषम संख्याएं। सभी परिचित हैं सम और विषम संख्याओं से। क्या होती हैं सम संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिनकी इकाई में 2 4 6 8 या शून्य हो, ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। या जिसमें सीधी सी भाषा में हम ये कह सकते हैं, जिसमें 2 का भाग चला जाए। 2 का भाग देंगे, हम पहाड़ा पढ़ेंगे, और 2 का भाग चला जाए, ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं कहलाएंगी। अर्थात 2 4 6 8 10 12 डैश डैश डैश, जिसमें 2 का भाग चला जाए, या जिस संख्या के इकाई में 2 4 6 8 या शून्य हो, तो ये हो गई सम संख्याएं। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो सम ना हो। सम संख्या हमने लिखी, सम को छोड़ दें तो जो बच गई, शेष बच गई हमारे पास, क्या बच गई? 1 3 5 7 9 11 13 15 डैश डैश डैश। तो ये जो सभी संख्याएं हैं, ये विषम संख्याएं। तो ये हो गई सम और विषम। इसके बाद आती है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। क्या आती हैं? भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो 1 से विभक्त हो और स्वयं से हो, अपने आप से स्वयं से हो, और उसका कोई भी गुणनखंड ना हो। जैसे कि स्टार्ट करें हम, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या होती है? 2। एक नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, 2 3 5 7 11 13 17 19 21 नहीं होगा, 23 25 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29 31, फिर 33 33 भी नहीं होगा, 37 डैश डैश डैश। ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से विभक्त होती हैं। 2 3 5 7 में किसी का भाग नहीं जाएगा। जैसे हम ले लें 11, 11 में 11 का ही भाग जाएगा। 37 37 में 37 का ही भाग जाएगा, और साथ ही साथ 11 का तो जाएगा, और साथ ही साथ किसका भाग जाएगा? 1 का भाग तो सब में चला जाएगा। 1 दूनी 2, 1 तिक्का 3, 1 पंचे 5। मतलब वो स्वयं से विभक्त होंगी अथवा 1 से विभक्त होंगी। अर्थात अभाज्य संख्याओं के जो हैं कितने गुणनखंड होंगे? 2 गुणनखंड होंगे। कितने गुणनखंड होंगे? 2। कौन कौन से? एक तो होगा 1,
और दूसरा होगा स्वयं वो संख्या। जैसे हम अगर 11 के बारे में बात करें तो एक तो होगा 1 और दूसरा होगा 11। यदि हम 5 के बारे में बात करें तो एक तो होगा 1 और दूसरा होगा 5। यदि हम 3 के बारे में बात करें तो एक तो होगा 1 और दूसरा होगा 3। मतलब इसके जो गुणनखंड कितने होंगे, हम अधिकतम गुणनखंड 2 ही होंगे। तो ये सब क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, इसके बाद आती है भाज्य संख्याएं। जो अभाज्य ना हो, जो अभाज्य ना हो वो भाज्य। इसका मतलब उनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होंगे। जैसे कि कोई एग्जाम्पल लें, हम 4 ले लें। ठीक है, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं जो अभाज्य ना हो, 4 ले लें, 9 ले लें, 10 ले लें, ये सब 15 ले लें, ये सब क्या है, ये सब भाज्य संख्याएं। क्यों, क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से ज्यादा है। 3 है या 4 है या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। जैसे कि 4 के गुणनखंड क्या बनेंगे, देखें हम। एक तो बनेगा 1, दूसरा बनेगा 2, 2 दूनी 4 और तीसरा बनेगा 4। कितने गुणनखंड बन सकते हैं इसके, 3। मतलब 2 से ज्यादा हो गए। यदि 2 रहते, यदि इसके गुणनखंड 2 रहते, 1 और 4 बस होता, तो ये अभाज्य संख्या कहला जाती। और जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, है ना, तो ये सब कैसी संख्या कहलाएंगी, भाज्य संख्या। 9 ले लें हम, 9 के गुणनखंड 1 बनेगा, 3 बनेगा, 3 तिरका 9, 9 भी बनेगा। 10 ले लें हम, 10 के गुणनखंड 1 बनेगा, 2 बनेगा, 2 पंचे 10 और 5 भी बनेगा, 5 दूनी 10 और 10 भी बनेगा, 10 एकम 10। ये यहाँ 3 थे गुणनखंड, यहाँ जाके कितने हो गए, 4। इसका मतलब यदि जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ये सभी क्या कहला जाएंगी, भाज्य संख्याएं कहला जाएंगी। ठीक है, अब भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बाद अब हम भिन्नों में आ जाते हैं। भिन्न बटे वाली संख्या। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न, ठीक है, जो कि P अपॉन Q के रूप में हो। किसके रूप में हो, P अपॉन Q के रूप में। लेकिन Q डज नॉट इज इक्वल टू 0। Q का मान, बटे का मान, ये अंश बटे हर, क्या बोलेंगे अपन इसको, अंश ऊपर अंश नीचे हर। हर का मान जो है वो शून्य ना हो, हर का मान शून्य ना हो, और साथ ही साथ P इज लेस देन Q। P का मान मतलब P मतलब ऊपर अंश हो गया। ठीक है, P का जो मान है वो कैसा हो, P का मान जो है वो Q से छोटा है। P इज लेस देन Q। जैसे कि 1/2, 2/5, 3/4, 5/12, 3/7। यहाँ पर हर कंडीशन में P का मान, ऊपर वाली संख्या अंश का मान कैसा है, छोटा है, नीचे से Q से छोटा है। ये इस तरीके का भिन्न क्या कहला जाता है, उचित भिन्न। इसके बाद आता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है, वही P अपॉन Q के फॉर्म में हो, Q डज नॉट इज इक्वल टू 0, और यहाँ उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, Q इज लेस देन P। Q मतलब हर का मान, नीचे का मान जो है वो P से, ऊपर से अंश से छोटा हो। अंश से छोटा मतलब 12/5, 15/4, 21/4। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो हर का मान है वो कैसा है, Q का जो मान है वो अंश से कैसा है, छोटा है। इस तरीके का भिन्न जो है ये क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न। और परिमेय संख्या तो पता ही है अपन को, सेम परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या में P और Q छोटे ये बड़े से मतलब नहीं है, जो कि P अपॉन Q के रूप में हो, और Q का मान क्या ना हो, बटे का मान। Q मतलब बटे का मान क्या नहीं होना चाहिए, शून्य ना होना चाहिए। ऐसी सभी संख्याएं क्या कहला जाएंगी, परिमेय संख्याएं कहला जाएंगी। मतलब कि 1/2 भी परिमेय संख्या है, 12/5 भी परिमेय संख्या है, 2/5 भी परिमेय संख्या है, 15/4 भी परिमेय संख्या है। तो जो कि P अपॉन Q के रूप में हो और Q बटे का मान 0 ना हो, इस तरीके की संख्या क्या कहला जाती है, परिमेय संख्या। इसके बाद आती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, करनी 2, करनी 3, करनी 5, पाई, इस तरीके की जो संख्याएं हैं ये क्या कहला जाती हैं,
इन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद आती हैं वास्तविक संख्याएं। तो ये जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी, चाहे वो प्राकृत हो, पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, इन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और आती है इसी में सम्मिश्र संख्या। क्या आएगी, सम्मिश्र संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो वास्तविक और अवास्तविक दोनों से मिलकर बनी हो। तो अब वास्तविक तो ये सब जो हमने पढ़ी, ये सब क्या थी, वास्तविक संख्याएं। तो अवास्तविक संख्याएं क्या हैं, अवास्तविक संख्याएं किसी संख्या का अगर हम वर्ग कर दें तो हमको ऋणात्मक मान प्राप्त हो, जैसे कि ऋण 5, कर्णी ऋण 5, क्या लिख दिया, कर्णी ऋण 5। अब यदि हम इसका वर्ग करते हैं, ऋण 5, कर्णी ऋण 5 का वर्ग करते हैं तो कर्णी से कर्णी कैंसिल हो जाती है और हमको क्या मिलता है, ऋण 5 मिल जाता है। ऋण 4, कर्णी ऋण 4, इसका वर्ग करते हैं, कर्णी वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, क्या मिल जाता है, ऋण 5, ऋण 4। अर्थात किसी संख्या का वर्ग करने में ऋणात्मक संख्याएं हमको प्राप्त हो जाए, है ना, तो ये क्या कहला जाती हैं, ये अवास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या बोलेंगे इसको, अवास्तविक संख्याएं। और जो सम्मिश्र संख्या है वो कैसे बनती है, सम्मिश्र संख्या, कोई भी सम्मिश्र संख्या बनेगी वो कैसे बनेगी, इन दोनों संख्याओं के योग से। ठीक है, वास्तविक, वास्तविक प्लस अवास्तविक। कोई उदाहरण देखें हम, जैसे वास्तविक संख्या हमने क्या ले ली, 3 ले ली, प्लस अवास्तविक संख्या क्या ले ली, कर्णी ऋण 5 ले ली, 3 धन कर्णी ऋण 5। ये कौन सी संख्या कहलाएगी, ये कहला जाएगी सम्मिश्र संख्या। इसके बाद हम आते हैं संख्याओं के स्थानीय मान के बारे में। ठीक है, स्थानीय मान और उसका जाति मान, स्थानीय मान और जाति मान। कोई भी संख्या हम लिख दें 3572, 3572, इसका जो है जाति मान 2 का जाति मान 2 होगा, स्वयं वह संख्या होगी। ठीक है, 7 का जाति मान 7 होगा, 5 का जाति मान 5 होगा, और 3 का जाति मान 3 होगा। संख्या 3 का जाति मान क्या होगा, 3 होगा। फिर संख्या 5 ले लें हम, 5 का जाति मान 5 होगा, 7 का जाति मान भी 7 होगा, और संख्या 2 ले लें तो उसका जाति मान भी कितना होगा, 2। लेकिन इनके स्थानीय मान बदल जाते हैं। कैसे, देखें हम 2 का स्थानीय मान, संख्या 2 का स्थानीय मान, अब ये जो 2 संख्या थी इसमें हम गुणा करेंगे किसका, ये इकाई में है, 2 संख्या कहाँ पर है, इकाई। यदि कोई संख्या इकाई में होगी तो 1 का गुणा करेंगे, दहाई में होगी तो 10 का गुणा करेंगे, सैकड़ा में होगी तो 100 का गुणा करेंगे, और हजारवें स्थान पे होगी तो किसका गुणा करेंगे, 1000 का। इस तरीके से हम इन संख्याओं के स्थानीय मान बताते हैं। ठीक है, तो 2 जो है इकाई में है तो 2 गुणित 1, तो 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 2। 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 गुणित, अब 7 कहाँ पर है, इकाई दहाई, दहाई में है, किसका गुणा करेंगे हम, 10 का गुणा करेंगे, तो 7 धाम 70। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान, अब ये जो संख्या 5 है ये इकाई दहाई सैकड़े के अंक में है, सैकड़े के अंक में है तो हम किसका गुणा करेंगे, 100 का। इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, इसका स्थानीय मान 500। तो ये छोटा सा वीडियो था शुरुआत में। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ऐसे ही वीडियो लेके मैं आता रहूँगा, इसे आप लाइक और शेयर करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।